हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली अपकमिंग कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। और इसमें हम बात करेंगे स्पेशली अभी जो रेडियो ऑपरेटर में 12th लेवल का स्पेशली जो वर्कशॉप का एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और देखेंगे कि वर्कशॉप के परीक्षा की लेवल थी वो क्या लेवल रहा है, और इसके संबंध में बात करेंगे कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाली है कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम है 17 और 18 फरवरी को, उस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अब इग्नोर नहीं किए जा सकते, जिनके बिना आपको इग्नोर करना आगे जाकर थोड़ा महंगा पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है नई कंपनी है जो एग्ज़ाम ले रही है, और वर्कशॉप का और आपका जो कांस्टेबल का है वो सेम कंपनी के द्वारा ही परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो कुछ नए टॉपिक्स हैं ऐसे जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम में आपके काफ़ी काम आ सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स की बात करेंगे। और सो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, जिससे आपको सभी अपडेट्स लगातार मिलती रहे, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस अवश्य करना। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा रेडियो ऑपरेटर की अभी परीक्षा कराई जा रही है, और जिसमें अभी तक जो एग्ज़ाम लिया गया है वो अभी है 10th लेवल का जो वर्कशॉप हैंड के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है ये अभी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम होगा हेड ऑपरेटर का, और देन इसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वालिफिकेशन बताई गई थी इस एग्ज़ाम के लिए बताई गई थी 12th लेवल की जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ये आपका वर्कशॉप का हुआ है, जिसकी क्वालिफिकेशन अभी बताई गई है 10th क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है। सो असिस्टेंट का और आपका वर्कशॉप का ये दोनों ही एग्ज़ाम का जो रिव्यू है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इन दोनों ही एग्ज़ाम में आपको कॉमन मिलेंगे, जो कि आपको आगे 17 और 18 फरवरी के जो एग्ज़ाम होगा यूपी कांस्टेबल का, वहाँ पर भी टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। हालांकि अभी तक केवल वर्कशॉप हैंड का ही एग्ज़ाम हुआ है, ये टॉपिक्स आगे आपको आकर असिस्टेंट ऑपरेटर में भी देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना, जिससे आपको सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्पेशली जो बच्चे टारगेट किए हुए हैं केवल और केवल 17 और 18 फरवरी की एग्ज़ाम को, जिनका वर्कशॉप या फिर असिस्टेंट इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो वर्कशॉप के या फिर रेडियो ऑपरेटर के दोनों ही एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम केवल बात करेंगे वर्कशॉप की, क्योंकि अभी तक वर्कशॉप का ही एग्ज़ाम समाप्त हुई है। सो वर्कशॉप में यदि देखा जाए तो एक सेक्शन से 40 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन थे, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। फिर यहाँ पे आएगा रीजनिंग और आपका जीके जीएस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी यदि देखा जाए तो प्रीवियस जो आपका 2018 का जो एग्ज़ाम था कांस्टेबल का, उस हिंदी को और अभी जो वर्कशॉप के लिए हिंदी आई है, देखिए दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। ठीक है, यदि आप जेल वार्डर से भी इस हिंदी का कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा लेवल अप था जेल वार्डर के मुकाबले। ठीक है, इसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तीनों ही शिफ्ट में, ठीक है, तीनों ही शिफ्ट में जो वर्कशॉप की तीनों शिफ्ट हुई है, 6 से 7 क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य से मिले हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। हिंदी साहित्य से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, जो कि आपके कांस्टेबल में 7 से 8 क्वेश्चन तक हिंदी साहित्य के आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी साहित्य में आपको क्या याद करना होगा। स्पेशली हिंदी साहित्य में आपको जो अवार्ड मिले हैं, ठीक है, स्पेशली अवार्ड आपको याद रखने होंगे, किस ऑथर को किस वर्ष अवार्ड दिया गया है, और एक आपको जो ये प्रसिद्ध लेखक हैं इनकी कृतियां आपको ध्यान रखनी होगी, किसके द्वारा सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो कृति थी वो कौन सी थी। जैसे कल एक एग्जाम में आया हुआ था कि तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी थी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन एक पूछा गया था। ठीक है, और दूसरी बात आपको जो हिंदी में याद रखना होगा, हिंदी में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बार जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर वर्कशॉप का अभी जो देखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग पता लगा है कि जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्ट ना देकर क्वेश्चन को थोड़ा सा
टिल किया हुआ है, घुमाया गया है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया कि आप अग्रज का विलोम बताइए। ठीक है, इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा सा इस टॉपिक को घुमाया जाएगा, फिर इसके बाद ही आपको पूछा जाएगा कि आपको अग्रज का विलोम बताना है इसमें। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को टाइम देना पड़ेगा। आपको वन लाइनर फॉर्म में आपके हिंदी के भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा होगा कि वहाँ पर डायरेक्ट में बोलता था कि जीवन का विलोम क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से विलोम शब्द आपको देखने को मिलते थे पहले, लेकिन आपको क्या होगा इस टाइम का जो अभी जो एग्जाम हुआ है वर्कशॉप वाला, इसमें जो क्वेश्चन था उसका थोड़ा एक सेंटेंस की फॉर्म में क्वेश्चन लिख दिया, फिर उसमें बोल दिया कि जीवन है यहाँ पर, तो जीवन का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको वन लाइनर फॉर्म में जीवन का विलोम ना देकर आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है, कि जिससे कि कैंडिडेट का टाइम थोड़ा सा स्पेंड हो और कैंडिडेट को थोड़ा टाइम पढ़ना पड़े, और फिर आपको यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आपको देखने को मिले। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और अब बात करते हैं स्पेशली हिंदी की बात करेंगे, फिर हम इस प्रकार से थोड़ी सी फ्रेंड्स वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन इसमें जो हम आपको बताएंगे उस चीज़ को देखने के बाद यदि आप यूपी कांस्टेबल के लिए आगामी अभी कुछ दिन रह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग यदि आप अपना रिवीजन को थोड़ा फास्ट मोड में करोगे तो, और ये टॉपिक्स आप जरूर करना, जिससे आपको अपकमिंग एग्जाम में आपको 100% आपको वहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एग्जाम रिव्यू के लिए हम ऐसा भी कर सकते थे, आपके लिए बोल सकते थे कि डायरेक्ट हाँ कुछ नहीं आ रहा, 10 विलोम शब्द आ रहे हैं, 5 पर्यायवाची आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स उससे कुछ नहीं होता। यदि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो ऐसा प्रोवाइड करो कि जैसे कैंडिडेट्स को भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, ऐसे व्यूज़ और टाइम लेने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो फ्रेंड्स हिंदी में एक, यदि अभी तक आपने हिंदी साहित्य के बिना यदि आप जा रहे हो, तो सबसे पहले अब जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको छोड़कर ना अभी 2-4 दिन हिंदी साहित्य के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्पेशली जो फेमस पुस्तक है उनको देख लो एक बार, और एक इसमें भाषा और आपकी मात्रा। ठीक है, भाषा और मात्रा का जो टॉपिक है उसको देख लो। ठीक है, ये यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से था, और 6 से 7 क्वेश्चन आपका हिंदी साहित्य से, यानी कि इन 3 टॉपिक से ही आपके 8 से 10 क्वेश्चन, यानी कि यदि आप यूपी कांस्टेबल की बात मानकर चलो, ठीक है, आप ये सोच कर चलिए कि आपका जो वर्कशॉप का जो अभी एग्जाम हुआ है ना, ये आपके कांस्टेबल का ट्रेलर था। ठीक है, ये रियलिटी है, क्योंकि वर्कशॉप हैंड के बाद में जो असिस्टेंट का एग्जाम हो रहा है ना, उसमें भी इतना ज़्यादा आपको लेवल बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। मुश्किल से मुश्किल आपको 19 और 20 का फ़र्क होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और वो भी जो फ़र्क होगा वो केवल इसमें होगा। ठीक है, बाकी जीके जीएस हिंदी वगैरह सब सेम रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम स्पेशली वर्कशॉप के एग्जाम रिव्यू के आधार पर बता रहे हैं, और वो टॉपिक आपको अब बिल्कुल भी बिना छोड़े नहीं जाना है। इस चीज़ को हम अपनी वीडियो में लगभग अब तीसरी बार ये चीज़ें बोल रहे हैं कि इस टॉपिक को छोड़े बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हिंदी में आपको भाषा जरूर करनी होगी, और इसमें 22 भाषाएं हैं जो शेड्यूल 8 में हैं, वे भी आपको देख लेनी होगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि भाषा से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में हिंदी साहित्य आपको जरूर पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य से आपके 6 से 7 क्वेश्चन मान कर चलिए, और आपका मात्रा का जो चैप्टर है हिंदी में उसके संबंधित। ठीक है, यानी कि 10 नंबर के आपके ये 3 क्वेश्चन हैं, ये 3 टॉपिक 10 नंबर से है कम से कम। उसके बाद में जो आपकी ग्रामर का सेक्शन है, वोकैब वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा जब अब याद कर रहे होंगे ना, अब थोड़ा सा जो पर्यायवाची हो गया, हिंदी विलोम शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, उसको थोड़ा सा आप डीपली पढ़ो उसको। ठीक है, याद करो, वन लाइनर फॉर्म में बिल्कुल भी याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि जो वर्ड आप याद करोगे उसको ऐसा याद करना कि वो आपको कल को सेंटेंस की फॉर्म में मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको उसको सर्च करने में इतना टाइम ना लगे। ओवरऑल यदि देखा जाए तो हिंदी का पोर्शन ऐसा पोर्शन था, यदि आप हिंदी के 40 क्वेश्चन देखो तो नॉर्मली 34 से 36 क्वेश्चन ईचली आप कर जाओगे। ठीक है, हिंदी का इतना लेवल था कि आप नॉर्मली 34 से 36 क्वेश्चन हिंदी में कर जाओगे, यदि आप यहाँ पर साहित्य को थोड़ा
साइड करके चलो, ठीक है। इसका कंपैरिजन यदि आप कांस्टेबल का करो तो सेम लेवल की आपको वहाँ पर भी हिंदी दिख रही होगी, तो इसके लिए आपको हिंदी साहित्य जरूर कीजिएगा और हिंदी का लेवल इतना ही रहेगा वहाँ पर, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में रीजनिंग की बात करते हैं हम। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में वर्कशॉप वाले एग्जाम में भी लगभग 40 क्वेश्चन की जो रीजनिंग थी ये अलग सेक्शन था, और लगभग 10 से 15 जो क्वेश्चन थे वे आपके मैथमेटिक्स के पोर्शन में थे। ओवरऑल यदि देखा जाए इंग्लिश के आपके रीजनिंग के आपके लगभग 40 से लेकर 55 तक क्वेश्चन थे, और इन 50-55 क्वेश्चन में से ईजिली कोई भी बच्चा ईजिली आराम से 50 क्वेश्चन आराम से कर जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ पर जो मिरर इमेज थी वो भी थोड़ी हल्की दी हुई थी, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे वे भी सिंपल दिए हुए थे, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, रीजनिंग में आपको एजम्पशन वाले जो पूर्व धारणाएं आती हैं, कथन और कार्रवाई आती हैं, इस पर थोड़ा सा अभी ध्यान देना होगा, क्योंकि कल के जो एग्जाम थे उसमें भी ये क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे 2-2 पर्सन, ठीक है। तर्क, कथन और तर्क में लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कथन और तर्क का जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है कथन और तर्क को ध्यान से कीजिए, ठीक है। और स्पेशली एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें कोई कंपनी अपॉइंटमेंट के लिए कोई विज्ञापन जारी करती है, तो इसके लिए अहर्ता ये होनी चाहिए, अहर्ता वो होनी चाहिए, एक क्वेश्चन वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। हालांकि इन क्वेश्चन का लेवल आपको कांस्टेबल में ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ओवरऑल आपका रीजनिंग का भी पोर्शन इतना डिफिकल्ट रेडियो ऑपरेटर में नहीं था, हालांकि यहाँ पर 19 से 20 जो आपका होगा लेवल वो कांस्टेबल में आपको बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि आप रीजनिंग में इतना भी आप टेंशन नहीं ले कि रीजनिंग में क्या होगा, ठीक है। स्पेशली रीजनिंग का जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहा है, ये 2 से 4 टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से कीजिएगा। स्पेशली कैलेंडर को भी आप देख लीजिएगा, कैलेंडर, डाइस, ठीक है, कथन और कार्यवाही, ठीक है, तर्क और कथन, ठीक है, तर्क और कथन, ठीक है, ये हो गया रीजनिंग का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बिना आपको नहीं जाना है, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं स्पेशली जिसके लिए सभी कैंडिडेट वेट करते हैं, जीके जीएस। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस में ओवरऑल जीके जीएस ऐसी जीके जीएस आई हुई है कि यदि आप 10 से 15 क्वेश्चन यदि आप जीएस में फिजिक्स को हटा दीजिए, फिजिक्स के, और उसके बाद में 25 क्वेश्चन जीएस के आए हैं, तो जीएस के उन 25 क्वेश्चन में से कम एवरेज पढ़ने वाला बच्चा 15 क्वेश्चन इसमें आराम से कर जाएगा, और जिसकी जीएस अच्छे हैं तो वो 20+ भी यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसमें नेबर कंट्रीज नहीं आई, करेंसी नहीं आई, पार्लियामेंट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो वो सब कुछ नहीं होता है, एक्सक्यूज होता है वो तो केवल, ठीक है। यदि आपकी जीएस थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप इजीली रेडियो ऑपरेटर वर्कशॉप के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन इजीली कर जाओगे। अब ये टॉपिक जीएस के आपको जरूर याद करने होंगे, क्योंकि अब के टाइम में यदि आप कंपैरिजन यदि आप अपने अपकमिंग एग्जाम का वर्कशॉप से करोगे तो आपको एक तो अभी जो नए नोट आ रहे हैं, ठीक है, नए नोट आए हैं जो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, इन पर जो अभी फिगर मेंशन की गई है, क्योंकि अभी वर्कशॉप वाले में एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 रुपये में कौन सी चित्र वहाँ पर है, यहाँ पर एक रान की वाव की चित्र है कोई, ये यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको वहाँ पर आगे वाले टाइम में देखने को मिल रहा होगा कि आपको नोटों की जो फिग बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको स्पेशली जो अभी अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है, जीएसटी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हालांकि अमेंडमेंट नहीं था वो, लेकिन जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी में कौन सा जो कर है वो राज्य सरकार के द्वारा नहीं वसूला जाता, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि जीएसटी से आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, और स्पेशली लेटेस्ट जो कुछ अमेंडमेंट पिछले 3-4 सालों में हुए हैं ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। पॉलिटी में आपको स्पेशली फंडामेंटल्स, देखिए फंडामेंटल राइट्स, और आपके देखिए कम से कम
52 तक के जितने भी फंडामेंटल राइट हैं इनको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से पार्ट में अभी इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूल कर्तव्य कौन से पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप जब भी पॉलिटिकल रिवीजन कर रहे हो, एक बार इंट्रोडक्शन में, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन में आप ये चीज़ें जरूर देख ले कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ मेंशन की गई है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 35 पढ़ने लग जाए। तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फॉर्म में भी इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखें कि कौन से पार्ट में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। हालांकि जीएस का भी पोर्शन इतना डिफिकल्ट नहीं था फ्रेंड्स, ठीक है, जिसे आपको मान लें कि आपको ये लगे कि जीएस भी इतनी टफ दी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यदि जीएस एग्जामिनर को जीएस टफ बनानी होती ना, तो सपोज दैट आपका पॉलिटी का है, तो पॉलिटी में वो ये नहीं पूछता कि पार्ट 3 में क्या है या पार्ट 4 में क्या है या फिर फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ पर है। वो सीधा ये बोलता कि अनुच्छेद 345 बताओ क्या है, अनुच्छेद 130 में बताओ क्या है, ठीक है। तो ये हो जाता आपका डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा सा, क्योंकि लगभग 100 तक के जो अनुच्छेद है वो लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट याद कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जाके 150 के बाद में जाके तो मुश्किल याद होते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऐसा भी पूछ सकता था कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो बताओ, ठीक है। ये थोड़ा पीछे आते हैं आगे, तो इसलिए कम से कम 100 तक के जितने भी अनुच्छेद है वो आपको ज़रूर याद रखने होंगे, स्पेशली प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो चीज़ें, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये जरूर आपको याद रखनी होगी, स्पेशली नीति आयोग से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब वो दिन नहीं रहे अब कि भारत की चिल्का झील कहाँ है, भारत की वुलर लेक कहाँ है, ये चीज़ें अब नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। स्पेशली ये हकीकत है, ये चीज़ें अब किसी भी एग्जाम में ये चीज़ें अब नहीं आती देखने को। यदि आप इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करना है आपको, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब किसी भी एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती कि खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, क्योंकि ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी है, अब ये चीज़ें कहीं नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। ये फैक्चुअल जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अब आपको याद करनी होगी, क्योंकि यही चीज़ें ऐसी है आपको आगे और या फिर पीछे कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो टेंशन होती है कैंडिडेट्स को करंट अफेयर की होती है। करंट अफेयर क्या करें, कहाँ से करें, कितना करें। फ्रेंड्स, यूपी और स्टेट, इन दोनों की ही आप लास्ट जुलाई से लेके, ठीक है, जुलाई से लेके दिसंबर तक ही करंट अफेयर कर लो, इससे ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन के ही करंट अफेयर आई है, ठीक है। तो करंट अफेयर में इतना भी ज़्यादा समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जुलाई से लेके दिसंबर तक की करंट अफेयर कर लीजिए, इतना में भी काम चल जाएगा। या फिर आप जुलाई को भी छोड़ दीजिए, आप केवल अगस्त से लेके दिसंबर तक की करंट अफेयर कर लो, तो भी आपका काम यहाँ पर हो गया होगा, ठीक है। एक महीना आप यहाँ पर भी कम कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में फ्रेंड एवरेज मैथ आएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन होगा वो थोड़ा कैलकुलेशन बेस पे निकालना होगा, लेकिन आपका जो मैथ होगा एवरेज मैथ आएगा, ठीक है। लगभग वर्कशॉप के अकॉर्डिंग हम देखें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको डीआई के 5 से 6 क्वेश्चन थे, ये डीआई बेस थे। आपको ये जो डीआई के क्वेश्चंस हैं ये आपको कांस्टेबल में भी देखने को मिल रहे होंगे, तो इसका मतलब ये 5 से 6 क्वेश्चन, यानी कि आप 10 से 12 क्वेश्चन का आप यहाँ पर प्लस पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि 99% जो बच्चा है ये डीआई का क्वेश्चन कर लेता है। और डीआई इतना ईजी डीआई था, यदि आप थोड़ा सा भी वहाँ पर दिमाग लगा के डीआई करोगे तो डीआई ईजिली हो जाएगा, ठीक है। मैथ केवल और केवल फॉर्मूला या फिर कंसेप्ट बेस्ड था, ठीक है। कंसेप्ट यदि आपके क्लियर है तो ये सब आप इजीली कर रहे होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लगभग रेडियो ऑपरेटर वर्कशॉप में जो जो टॉपिक में क्या चीज़ कहाँ से क्या पूछा गया वो चीज़ें हमने की है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के अकॉर्डिंग आप समझ चुके होंगे आपका जो कांस्टेबल का पेपर है उसमें और अभी जो वर्कशॉप हैंड का एग्जाम हुआ है उसमें कितना डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप जैसे ही वर्कशॉप ऑपरेटर का हमने बताया आप इसी हिसाब से आप कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो उसमें केवल और केवल 19 और 20 का फ़र्क होगा, 19 से ये 25 नहीं जाएगा,
ठीक है, इतना भी डिफ़िकल्ट ये नहीं होगा कि आपको इतनी परेशानी वहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, बेशक वहाँ पे 48 लाख बच्चों ने फार्म भरा है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि इतना बच्चों ने फार्म भरा है तो पेपर का लेवल इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आपके वहाँ पर हवा ना लगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यदि कुछ और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो सेम नाम से आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। सेम नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट रह सकते हो। फ्रेंड्स, असिस्टेंट ऑपरेटर का जैसे ही हमारे पास रिव्यू आएगा तो हम दोनों का, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर का रिव्यू आपके साथ लेके आएंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर आपके पास लेके आएंगे कि क्या आपके लिए अब अंतिम कुछ दिनों में क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।